सलाहियतों की वजह से वो दोस्ती करने पर मजबूर था और किसी मरहले पर भी दुश्मनी करके मुझे नाराज नहीं करना चाहता था। इसी तरह यहूदियों की दौलत उनके मुल्क के बहुत काम आती थी। और भी ऐसे यहूदी ज़राए थे जो सुपर मास्टर के मुल्क के लिए बहुत ही जरूरी थे। इस तरह देखा जाए तो यहूदी भी सुपर मास्टर के बहुत लाडले और प्यारे थे। वो उनसे भी इसी तरह दोस्ती निभाएगा जिस तरह वो मुझसे निभा रहा था। यानी कभी उन्हें यह बताना हुआ कि मैं और मेरे साथी कहाँ हैं, तो शायद वो अपने किसी मुफाद के तहत उन्हें बता दे, या मेरे मुफाद के खिलाफ कभी किसी दूसरी तरह उनकी मदद करे और वो मदद मेरे लिए किसी हद तक नुकसानदेह साबित हो। ये सियासी चालें मैं खूब समझता था, इसलिए पहले ही मैंने तय कर लिया था कि मौका मिलते ही सुपर मास्टर की तंजीम वालों से भी रूपोश हो जाऊंगा। ये तमाम बातें सोचने के बाद से पहले मैंने रसवंती से राब्ता कायम किया। उससे रस्मी गुफ्तगू होती रही। मैंने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, उसे तसल्लियां दी। फिर मैंने गुलाम से राब्ता कायम करके कहा, देखो गुलाम, मेरे हालात अचानक ही बदल गए हैं। जो दोस्त थे वो नीम दुश्मन नजर आ रहे हैं। उनका कोई सही रूप मेरे सामने नहीं है। लिहाजा तुम जल्दी से रसवंती को लेकर इस जगह से चले जाओ और किसी ऐसी जगह क्याम करो कि वहां रसवंती का दिल बहलता रहे और उसकी सेहत बहाल होती रहे। आका, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं कल सुबह अपने खास आदमियों के साथ मालका को लेकर यहां से चला जाऊंगा। किसी को खबर नहीं होगी कि मैं कहां जा रहा हूं और मेरा वादा है कि जब तक मेरी सांस चलती रहेगी कोई दुश्मन मालका तक और आपके बच्चे तक नहीं पहुंच सकेगा। उधर से इत्मीनान होने के बाद अब मैं सोनिया और मरजाना से राब्ता कायम करना चाहता था। पहले मैंने शरारतन सोचा था कि सोनिया और मरजाना वगैरह से ख्याल ख्वानी का राब्ता नहीं रखूंगा और उन पर यह जाहिर करूंगा कि मैं ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा हूं और किसी से राब्ता कायम नहीं कर रहा हूं। इस तरह मैं सोनिया के करीब रहकर उससे छेड़छाड़ कर सकूंगा। लेकिन हालात ऐसे बदल गए थे कि मेरी शरारत धरी की धरी रह गई थी। मजबूरन मैंने पहले मरजाना से राब्ता कायम किया। वो अपनी अम्मी के पास बैठी बातें कर रही थी। मैंने कहा, हेलो मरजाना, क्या हाल चाल है? वो खुश होकर बोली, हम सब खैरियत से हैं, तुम्हारी फिक्र थी। कहो, लंदन पहुंच गए हो? मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लंदन पहुंचने वाला हूं? अभी मास्टर अब्दुल्ला से बातें हुई थी। मास्टर ने कहा है कि तुम इस वक्त लंदन में हो और सुपर मास्टर की तरफ से हुक्म दिया गया है कि फरहाद की मर्जी के मुताबिक सायरा बानो को और उनकी हिफाजत के लिए सोनिया को पाकिस्तान भेज दिया जाए और मुझे लंदन पहुंचाया जाए। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। तुम्हारी अम्मी क्या कहती हैं? वो बहुत परेशान है, मेरे लिए परेशान रहती हैं। कहती हैं कि लंदन में तन्हा कैसे रहूंगी। मैंने उन्हें समझाया कि तुम मेरे साथ मौजूद रहोगे। अपनी अम्मी से कहो कि हम डियर जमाल को भी लंदन में रखेंगे। इस तरह के तुम दूसरे रूप में डियर जमाल की बेटी बनकर लंदन में इलाज के लिए पहुंचोगी। वहां जमाल साहब तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारी अम्मी को इत्मीनान रहेगा। यही बात मरजाना ने सायरा बानो को बताई तो वो जबरन मुस्कुराते हुए बोली, बेटे, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम कर रहे हो। तुम और जमाल साहब मरजाना के पास रहोगे तो मैं मुतमईन रहूंगी। अब मैं इत्मीनान से पाकिस्तान चली जाऊंगी। हाँ अम्मी, आपको जाना चाहिए। सोनिया के होते हुए आप बिल्कुल फिक्र न करें, वो आपकी हर तरह हिफाजत करेगी। उसके बाद मैंने मरजाना से पूछा, तुम माँ बेटी वहां से कब तक रवाना हो जाओगी? क्या मास्टर ने इस सिलसिले में कुछ बताया है? मास्टर ने कहा है कि 1 आध घंटे बाद हमारे सफर का कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। मैं इधर लंदन के लिए रवाना होंगी और अम्मी पहले पेरिस जाएंगी। वहां जिस त्यारे में सोनिया सफर करेगी और वहां से अम्मी इस त्यारे में सवार हो जाएंगी। इस तरह वो दोनों एक साथ ही पाकिस्तान पहुंचेंगी। मरजाना, तुम्हें भी अपनी अम्मी के साथ पेरिस तक जाना चाहिए ताकि तुम पेरिस से डियर जमाल के साथ बाप बेटी बनकर वापस आ सको। ये बात मैं अभी मास्टर अब्दुल्ला को समझा देता हूँ। ये कहकर मैं मास्टर अब्दुल्ला के दिमाग में पहुंचा और उसे ये बात समझा दी कि मरजाना को पहले पेरिस पहुंचाया जाए। फिर वहां के मास्टर से राब्ता कायम करके बताया कि किस तरह मरजाना और डियर जमाल को बाप बेटी बनाकर लंदन भेजा जाए। ये मामला तय करने के दौरान एक बात समझ में आई कि मैं जल्द ही प्राण प्रेमी के रूप से निजात नहीं पा सकूंगा और ना ही सुपर मास्टर और उनके आदमियों से छुप सकूंगा, क्योंकि इधर मरजाना लंदन पहुंचने के बाद जब तक जेर इलाज रहेगी उस वक्त तक हम सब सुपर मास्टर की नजरों में रहेंगे। मैं मरजाना को सुपर मास्टर के रहमो करम पर छोड़ नहीं सकता था, इसलिए अभी कुछ अरसा दरकार था और इस अरसा तक मुझे सुपर मास्टर की नजरों में रहना था। मैं सबसे आखिर में सोनिया के पास पहुंचा। हेलो सोनिया, क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ? हाजिर तो हो ही गए हो, पूछ क्या रहे हो? वैसे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। शुक्र है तुम्हें मेरे इंतजार का रोक तो लगा। बकवास ना करो, मैं दूसरी बात से मजबूर होकर तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ।
मुझे इस जरूरत पर प्यार आ रहा है जिसने तुम्हें मजबूर कर दिया। बताओ क्या बात है। बात यह है कि तुमने अचानक जो फैसला तब्दील किया है कि मुझे सायरा बानो की हिफाजत के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए, तो इस फैसले का शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं किसी न किसी बहाने तुमसे दूर रहना चाहती थी। लंदन में रहती तो तुमसे जरूर कहीं ना कहीं सामना होता, या तुम भेस बदल कर मेरे आगे पीछे घूमते रहते। पाकिस्तान यहां से हजारों मील दूर है और तुम मुझसे हजारों मील दूर रहोगे। मैं खुदा का शुक्र अदा करने और तुमसे दूर रहने की खुशी का इजहार करने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब भाग जाओ यहां से। कैसे भाग जाऊं? अभी तो ये तय करना होगा कि तुम पाकिस्तान में किस हैसियत से रहोगी, क्योंकि तुम उर्दू जुबान बोल नहीं सकती। उसने उर्दू जुबान में कहा, मैं उर्दू अच्छे से बोलती हूं। हाय, क्या बोलती हो? तुम्हारी उर्दू सुनने वाले बेहोश हो जाएंगे। खुदा के लिए अंग्रेजी ही बोलती रहो और उर्दू लिखने और पढ़ने की मश्क करती रहो। सायरा बानो तुम्हें इस सिलसिले में मदद देंगी। ठीक है, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी जुबान सीखने की कोशिश करूंगी। और बोलो। पाकिस्तान पहुंचकर तुम खुद फैसला करोगी कि किस हैसियत से वहां रहोगी। क्या सायरा बानो के साथ रहना मुनासिब है, या उनसे अलग रहकर उनकी निगरानी करती रहोगी? तुम जिस हैसियत का भी अपने लिए तयन करो, मुझे थोड़ी देर बाद बता देना। मैं फिर तुमसे राब्ता कायम करूंगा। मैंने सोनिया को बताया कि मरजाना भी अपनी अम्मी के साथ पेरिस पहुंच रही हैं। वहां से मरजाना और डियर जमाल को बाप बेटी की हैसियत से लंदन भेजा जाएगा। ये बात वो पेरिस के मास्टर से भी तय कर ले। ये तमाम बातें सोनिया को समझाने के बाद दिमागी तौर पर मैं उस कमरे में हाजिर हो गया जो प्राण प्रेमी के लिए मखसूस था। अपने लोगों की खैरियत मालूम करने के बाद मुझे हशमत बेग का ख्याल आया। ये तो मालूम हो ही चुका था कि उसका बेटा जलाल बेग बड़ा ही बेमुरव्वत और मौका शनास निकला था। उसके दिल में बाप के लिए भी मुरव्वत नहीं थी। उसने अपने मातहत को हुक्म दे दिया था कि हशमत बेग की जिंदगी उस बम से ना बचाई जा सके तो किसी वीराने में ले जाकर उसे गोली मार दी जाए। इसे जलाल बेग की मौका शनासी भी कह सकती हैं। शायद वो अपने बाप को मारना ना चाहता हो, सिर्फ मुझ पर यह साबित करना चाहता हो कि मैंने उसके दिमाग तक पहुंचने के लिए उसके बाप को मोहरा बनाकर जो चाल चली है वो मोहरा बेजान है और जलाल बेग के सामने उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो बाप के रिश्ते का लिहाज किए बगैर उस रिश्ते को नाबूद कर देगा, लेकिन मेरे सामने नहीं आएगा। वाकई मैं ये सोचने पर मजबूर हो रहा था कि मेरी चाल नाकाम हो चुकी है। जब हशमत बेग एक मामूली चूंटी की तरह मर जाएगा और जलाल बेग को जरा सा भी सदमा ना होगा तो मैं आइंदा उसे किसी तरह भी ब्लैकमेल नहीं कर सकूंगा। उसकी किसी भी कमजोरी से फायदा उठाकर उसे टेलीपैथी की जद में आने पर मजबूर नहीं कर सकूंगा। मैं हशमत बेग के पास पहुंच गया। वो उसी तरह व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। व्हीलचेयर के आहनी रॉड से उसके दोनों बाजू बंधे हुए थे। वो एक ही जगह सुकून से बैठ नहीं सकता था और बैठने पर मजबूर भी था। मैंने महसूस किया कि वो किसी गाड़ी के पिछले हिस्से में सफर कर रहा है। शायद उसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। मैं जलाल बेग के उस मातहत के दिमाग में पहुंच गया जो हशमत बेग के सामने आकर उससे बातें कर चुका था। वो गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में जलाल बेग का ये हुक्म गूंज रहा था, फरहाद अली तैमूर से समझौता नहीं हो सका है। वो किसी तरह भी मुझे सौदेबाजी के लिए राजी नहीं है। मैं भी किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। अपनी बड़ी से बड़ी मजबूरियों को चुटकी बजाकर खत्म कर सकता हूं, लिहाजा मेरी डैडी को खत्म कर दिया जाए। मैंने हशमत बेग के दिमाग में पहुंचकर पूछा, क्या मेरी सोच को महसूस कर रहे हो? वो एक तरफ देखकर पूरी तवज्जो से मेरी सोच को महसूस करने लगा, फिर बोला, फरहाद साहब क्या आप मौजूद हैं? मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? इसलिए कि मुझे अपनी मौत का यकीन हो गया है। जब यकीन हो जाए तो फिर सब्र के सिवा कोई चारा नहीं रहता। खुशी से या मजबूरी से उस मौत को गले लगाना ही है। इसलिए आखिरी वक्त में आपके जरिए सायरा बानो से मुआफी मांगना चाहता हूं। उनसे कहिए कि मेरी जान निकलने से पहले मुझे मुआफ कर दें। वो मुआफ कर देंगी तो मेरा खुदा भी मुझे मुआफ कर देगा। तुम्हें कैसे यकीन हो गया कि तुम अभी मर जाओगे? तुम्हारा मेरे बेटे से कोई समझौता नहीं हो रहा है। मेरे बेटे ने कहला भेजा है कि वो तुम्हारे जरिए मुझे मौत से निजात नहीं दिलाएगा। उसके माहिर मेरे सीने पर बंधे हुए बम के तार हटाने का खतरा मोल लेंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम हमारे किसी भी माहिर को सही तार हटाने का मौका नहीं दोगे। मुझे मरना ही होगा। हशमत बेग, तुम्हारे बेटे ने तुमसे झूठ कहा है। वो अपने एक एक मातहत को बहुत अहम समझता है। उनके लिए तुम्हारी जिंदगी को भी हीच समझता है। वो नहीं चाहता कि उसका कोई मातहत तुम्हारे सामने आकर बैठे और उस बम को हटाकर खुद भी तुम्हारे साथ मौत के मुंह में चला जाए। ये बम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे बेटे के तमाम मातहतों के लिए मुसीबत बना हुआ है।
जानते हो वो इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल करना चाहती हैं? उसने पूछा। कैसे? वो तुम्हें किसी वीराने में ले जा रही हैं। वहां पहुंचकर तुम्हें एक जगह छोड़ देंगे, फिर तुमसे इतनी दूर चले जाएंगे जहां से वो राइफल के जरिए तुम्हारे सीने पर बंधे हुए बॉम्ब का निशाना ले सकें। वहां से वो गोली मारेंगे, बॉम्ब एक धमाके से फटेगा, तुम्हारे चीथड़े उड़ेंगे और दूर खड़े हुए लोग महफूज रहकर वहां से वापस चले जाएंगे। वो हैरानी से सुन रहा था, फिर इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता। मेरा बेटा मेरी जान का दुश्मन नहीं हो सकता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे मेरे बेटे के खिलाफ बहका रहे हो। सांझ को आंच क्या, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने खामोश रहकर उसकी सोच बढ़ी। वो मेरी बातों को एक जरा भी अहमियत नहीं दे रहा था। अपने बेटे के मुतल्लिक ऐसा सोच भी नहीं सकता था। सांप के बच्चे को दूध पिलाकर पाला जाए तो वो किसी वक्त भी डस सकता है, आदमी का बच्चा इस तरह नहीं डस सकता। इसीलिए वो आदमी अपने बच्चे के मुतल्लिक ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैं उसके दिमाग से थोड़ी देर के लिए वापिस आ गया। दिमागी तौर पर प्राण प्रेमी के कमरे में हाजिर हो गया। उस वक्त शाम के 7 बजने वाले थे। सरला से वादा था कि 7 बजे हम यहां से निकलेंगे, जरा लंदन की सैर करेंगे और कहीं रात का खाना खाएंगे। मैंने चुपके से सरला के दिमाग में झांक कर देखा। वो आंखें बंद किए अपने सर पर हाथ रखे बिस्तर पर लेटी हुई थी। इस वक्त वो जहनी परेशानियों में मुब्तला थी। उसका पति न्यूयॉर्क में था और मसनूई पति यहाँ घर में भी मौजूद था। उसने मुझसे बड़ी देर तक बातें की थी, मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा था। इसके बावजूद वो सोच रही थी कि उसने फरहाद के साथ वक्त नहीं गुजारा है। उसके साथ एयरपोर्ट से यहाँ तक उसका पति ही रहा है। बिल्कुल वही कद, वही सूरत, वही लबो लहजा, वही अंदाज। कुछ भी तो प्राण प्रेमी से मुख्तलिफ नहीं था। इसलिए उसका दिल मेरी तरफ खिंचा जा रहा था और वह संभल संभल कर अपने दिल को और अपने दिमाग को समझाती थी कि यह फरेब है, उसे संभल कर रहना चाहिए और मुझसे ज्यादा से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी ही कोशिश करते हुए वो कश्मकश में मुब्तला हो गई थी। बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। मुझसे सामना नहीं करना चाहती थी। सोच रही थी कि दूर रहकर मेरे काम आती रहे और सुपर मास्टर के अहकामात की तामील करती रहे। इस तरह कुछ ही दिनों में उसका अपना पति वापस आ जाएगा या उसे न्यूयॉर्क जाने की इजाजत मिल जाएगी तो ये कश्मकश खत्म हो जाएगी। मैंने सोचा अच्छा है अभी वो कश्मकश में मुब्तला रहे, बाहर जाने को तैयार ना हो। मैं भी हशमत बेग के सिलसिले में कुछ देर मसरूफ रहना चाहता था। मैं फिर उसके पास पहुंच गया। अब वो गाड़ी रुक गई थी और हशमत बेग को उसके पिछले हिस्से से नीचे उतारा जा रहा था। 4 आदमी व्हीलचेयर को पकड़कर गाड़ी से नीचे ला रहे थे। हशमत बेग ने आसपास दूर तक हैरानी से देखते हुए पूछा, तुम लोग मुझे इस वीराने में क्यों ले आए हो? यहाँ क्या है? जलाल बेग के मातहत ने कहा, हम इस वीराने में आपको इस बॉम्ब से निजात दिलाने आए हैं। अगर आबादी में इसका तार हटाने की कोशिश की जाती और नाकामी होती तो वहां जबरदस्त धमाका होता और हमें कानून के सामने जवाबदेह होना पड़ता। आप इत्मीनान रखें, हम आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बातों के दौरान 2 आदमी व्हीलचेयर को चलाते हुए सड़क से दूर ले जा रहे थे। वो बहुत देर तक उस गाड़ी को धकेलते हुए आगे बढ़ते रहे। तकरीबन 20 मिनट गुजर गए। वो सड़क नजरों से ओझल हो गई। चारों तरफ रेगिस्तान नजर आ रहा था। दूर दूर तक रेत के ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई दे रहे थे। एक जगह पहुंचकर उन्होंने गाड़ी रोक दी, फिर उससे दूर जाने लगे। हशमत बेग ने पूछा, मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जलाल बेग के खास मातहत ने पलट कर कहा, हम आपके बेटे के हुक्म से मजबूर हैं। आपसे इतनी दूर जा रहे हैं जहां इस बम के धमाके से हमें नुकसान न पहुंचे। इसके बाद हम आपको गोली मार देंगे। हशमत बेग का दिल धक से रह गया, मुंह हैरानी से खुल गया, दीदे फैल गए। मैंने पूछा, अब बोलो, अपने बेटे के मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है? वो गुमसुम बैठा हुआ था, मेरी सोच को सुन रहा था। मैंने कहा, हशमत बेग, ये दुनिया सांपों की बस्ती है। इंसानों की आबादी में सांप तो नहीं होते, मगर सांप का जहन रखने वाले इंसान होते हैं। जिसे तुमने पाल पोस कर बड़ा किया वही आज तुम्हें डस रहा है। क्या अभी इस हकीकत से इनकार करोगे? उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। उसके दिल से आवाज निकली, खुदाया ये सब क्या है? आंखों से देखते हुए और कानों से सुनते हुए भी यकीन नहीं आ रहा है। मेरे अपने बेटे ने मुझे गोली मार देने का हुक्म दिया है, मैं ये यकीन कैसे करूं? मैंने कहा, जब तुम्हें गोली मार दी जाएगी तो यकीन करने का वक्त गुजर चुका होगा। वो गिड़गिड़ा कर बोला, फरहाद साहब, आपको खुदा रसूल का वास्ता, आपको अपनी मोहब्बत करने वाली हस्तियों का वास्ता मुझे बचा लीजिए। मैं कभी आपकी मुखालफत नहीं करूंगा और इंशाल्लाह आपके काम आने की कोशिश करूंगा। क्या वाकई मेरे काम आओगे? आप आजमा कर देख लीजिए।
क्या तुम मुझे अपने बेटे तक पहुंचा सकती हो? वो जरा चुप रहा, फिर बोला, मैं खुद उसका पता ठिकाना नहीं जानता, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। मुझे मालूम है, लेकिन तुम उसके मुत्तल्लिक बहुत सी मालूमात फराहम कर सकती हो। वो फिर चुप रहा, सर झुकाकर सोचता रहा। मैंने कहा, वो लोग बहुत दूर चले गए हैं और अब वहां से तुम्हारा निशाना लेने वाले हैं। वक्त बहुत कम है, जल्दी फैसला करो। आप इन बदमाशों को रोक दें, मैं आपसे इत्मीनान के साथ बातें करूंगा। यहाँ वीरानी और तन्हाई है, सुकून है, यहाँ से ज्यादा इत्मीनान कहीं नहीं मिल सकता। जवाब दो, क्या तुम अपने बेटे के मुत्तल्लिक अहम मालूमात फराहम करोगे? वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं अपने बेटे से कैसे दुश्मनी करूं, जिसे गोद में खिलाया, जिसे देख देख कर मैं जिंदा रहा। काश कि आप वालिदैन की मोहब्बत को समझ सकते। औलाद चाहे उन्हें गोली मार दे, लेकिन वो अपनी औलाद को मुसीबत में नहीं देख सकते और ना ही जानबूझकर उसे किसी दुश्मन के हवाले कर सकती हैं। ठीक है, फिर अपने बेटे के हाथों मर जाओ। जलाल बेग का खास मातियत अपने साथियों के साथ बहुत दूर जा चुका था। वहां से उसने पलटकर हशमत बेग को देखा, फिर राइफल उठाकर सीने पर बंधे हुए बॉम्ब का निशाना बांधने लगा। हशमत बेग तड़पना चाहता था, अपनी जगह से उठना चाहता था, लेकिन मजबूर था, उठ नहीं सकता था। उसने चीख कर कहा, रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। मैंने जलाल बेग के खास मातियत के दिमाग में पहुंचकर मालूम किया, वो हशमत बेग की कोई बात सुनना नहीं चाहता था। वो हुक्म का बंदा था, फौरन ही गोली मारकर किस्सा तमाम करना चाहता था। मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। उसने राइफल नीची कर ली, अपने मातिहतों की तरफ देखकर बोला, तुम लोग अपने अपने हथियार फेंक कर दूर चले जाओ। उसके मातिहत हैरानी से उसका मुंह तकने लगे। वो कोई सवाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें गूंगा बहरा बनने का हुक्म था, ताकि फरहाद उनके दिमागों तक ना पहुंच सके। उस मातिहत की जुबान से मैंने डांट कर कहा, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? अपने हथियार फेंक कर दूर चले जाओ। मैं किसी मसलियत की बिना पर ऐसा कह रहा हूं, क्या तुम मुझे दुश्मन समझ रहे हो? उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और वहां से दूर जाने लगे। जब वो दूर पहुंच गए तो जलाल बेग के खास मातियत ने राइफल सीधी की, फिर तड़ातड़ फायरिंग करते हुए अपने आदमियों को मौत के घाट उतारने लगा। 2 आदमी तड़प कर गिरे, बाकी 2 मातियत भागने लगे, लेकिन वो कितनी दूर जा सकते थे? मौत तो हर जगह पहुंच जाती है। तड़ातड़ 2 बार फायरिंग की आवाज वीराने में गूंजी, फिर वो दोनों भी रेत पर गिरकर तड़पने लगे। उसने राइफल फेंक दी और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हशमत बेग के सामने पहुंच गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बेटे के 4 मातियतों को खत्म कर दिया। अब तुम्हारे सामने हूं, तुमसे पूछता हूं, फरहाद का साथ दोगे या अपने बेटे के जालिमाना हुक्म के मुताबिक मर जाओगे? मैं अभी तुम्हें गोली मार सकता हूं। वह हैरानी से दीदे फाड़ फाड़ कर अपने सामने खड़े हुए इस शख्स को देख रहा था और मेरे लबो लहजे को महसूस कर रहा था। फिर उसने पूछा, फरहाद साहब, क्या आप बोल रही हैं? ठीक समझ रहे हो, जिस्म इसका है, दिमाग मेरा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने बेटे के खिलाफ आपका साथ दूं? साथ नहीं दोगे तो ये शख्स तुम्हें गोली मार देगा। वह एक सर्द आह भर कर बोला, ये जिंदगी भी क्या चीज है। जिंदा रहने को दिल चाहता है, लेकिन मैं किस दिल से बेटे की मुखालफत करूं? नहीं फरहाद साहब, आप बाप के दिल को नहीं समझ सकते। वो मुझे गोली मार दे, बेशक मैं मर जाऊंगा। ये अपने ज़रफ और अपनी मोहब्बत की बात है, मैं बेटे का दुश्मन नहीं बन सकता। हशमत बेग बदतरीन दुश्मन था, लेकिन उसकी बातों ने उस वक्त मुझे मुतासिर किया। काश आजकल के बच्चे अपने वालिदैन की मोहब्बत को समझ सकते, जो रातों को जाग जाग कर उनकी परवरिश करते हैं, बीमारी में उनके सराहने बैठे रहते हैं, उनकी जरा सी मुसीबत पर खुद यूं परेशान होते हैं जैसे सारी मुसीबतें उन पर नाजिल हो गई हों। मैं उस मातिहत के दिमाग पर काबिज था। वो हशमत बेग के सामने झुककर उस बम की आहनी डिब्बिया के ढक्कन को खोलने लगा। फिर उसने दाएं तरफ वाले तार को हटा दिया, खतरा टल गया। इसके बाद उसने बेल्ट को खोलकर बम को उसके सीने से अलहदा कर दिया और उसे पूरी कुव्वत से अपने सर के ऊपर घुमाते हुए दूर फेंक दिया। वो बम कहीं रेत में जाकर धंस गया, कोई धमाका नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद व्हीलचेयर से बंधा हुआ हशमत बेग आजाद हो चुका था और खड़े होकर अपने दोनों बाजुओं को सहला रहा था। मैंने कहा, अब इस राइफल को रेत पर से उठा लो और तुम्हारे सामने जो खड़ा है उसे गोली मार दो। नहीं, ये मेरे बेटे का मातियत है, मैं इसे कैसे मार सकता हूं? मैं तुम्हें अच्छी बात समझा रहा हूं। अगर तुम इसे नहीं मारोगे और मैं इसके दिमाग को आजाद छोड़ दूंगा तो ये तुम्हें गोली मार देगा। यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। ये कहकर मैंने उस मातियत के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। पहले तो वो चकराया, अपने सर को थामकर चंद लम्हे तक सोचता रहा, फिर समझ गया कि मैंने उसे ट्रैप किया था।
उसने कहा, फरहाद साहब क्या आप मौजूद हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आसपास देखा, उसकी राइफल रेत पर पड़ी हुई थी। वो फौरन ही लपक कर राइफल को उठाते हुए दूर अपने साथियों की तरफ देखने लगा। वो नजर नहीं आ रहे थे। रेगिस्तान के नशेबी हिस्से में उनकी लाशें पड़ी हुई थी। मैंने हशमत बेग की जुबान से कहा, अभी तुमने अपने 4 साथियों को गोली का निशाना बनाया है। मैं इस वक्त फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूं। अब तुम्हारे सामने हशमत बेग है और हशमत बेग के सामने तुम हो। अगर तुम हशमत बेग को गोली नहीं मारोगे और ऐसे ही वापस जाओगे तो जलाल बेग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहने के बाद मैंने हशमत बेग के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। उस वक्त तक वो मातियत राइफल सीधी करके बोल रहा था, मुझे अपना काम अंजाम देकर ही वापस जाना होगा। राइफल सीधी होते देखकर हशमत बेग पीछे की तरफ भागने लगा और नहीं नहीं की गर्दान करने लगा, मुझे गोली मत मारो, रुक जाओ, मुझे मेरे बेटे के पास पहुंचाओ, मैं उसे समझाऊंगा वो मेरा खून है, वो मेरा खून नहीं बहाएगा। मैं उस मातहत के दिमाग पर काबिज हो गया। उसने राइफल की नाल नीची कर ली। उसकी जेब में एक छोटा सा ट्रांसमीटर रखा हुआ था। उसने उसे निकालकर किसी से राब्ता कायम किया, फिर कोड वर्ड्स का तबादला करने के बाद कहने लगा, मैं यहाँ इस वीराने में मिस्टर हशमत बेग के साथ तन्हा हूँ। फरहाद साहब ने मेरे दिमाग पर काबिज होकर मेरे 4 साथियों को मेरे ही हाथों से गोली का निशाना बना दिया है। अब मेरे और मिस्टर हशमत बेग के दरमियान एक राइफल है। फरहाद साहब जिसे चाहेंगे उसके हाथ में राइफल पहुंचा देंगे और उसके जरिए किसी एक को हलाक कर देंगे। दूसरी तरफ से किसी ने अजनबी जुबान में पूछा तो मैंने उस मातियत के जरिए उसका तर्जुमा मालूम किया। पूछा गया था कि क्या हशमत बेग के सीने से वो बम हटा दिया गया है। मातियत ने जवाब दिया, जी हाँ, हशमत बेग को उस बम से निजात मिल गई है। अब हम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हुए हैं। मिस्टर फरहाद से पूछो वो क्या चाहते हैं। मैं उस मातियत के दिमाग पर काबिज हो गया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोलने लगा। वो चाहते थे कि मिस्टर हशमत बेग अपने बेटे के खिलाफ उनका साथ दें, लेकिन मिस्टर हशमत बेग औलाद की मोहब्बत से मजबूर थे। उन्होंने मर जाना पसंद किया, लेकिन अपने बेटे से दुश्मनी मंजूर नहीं की। बाप फिर बाप होता है, अपने बेटे के खिलाफ मौत का सामान नहीं कर सकता। उनका यह जवाब सुनकर मिस्टर फरहाद ने उन्हें मुआफ कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि वे एक बाप के रिश्ते का एहतराम कर रहे हैं। लेकिन आइंदा लेडी सायरा बानो और मिस मरजाना के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो हशमत बेग को उसी वक्त खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ से ट्रांसमीटर पर कहा गया, आप मिस्टर फरहाद को यकीन दिलाएं कि लेडी सायरा बानो और मिस मरजाना से आइंदा कभी दुश्मनी नहीं की जाएगी। वो इत्मीनान रखें। जलाल बेग आइंदा दोस्त बनकर रहने की कोशिश करेगा। मैंने उसकी मातियत की जुबान से कहा, मिस्टर फरहाद को दोस्ती नहीं, जलाल बेग का सर चाहिए। अपनी टेलीपैथी के लिए एक घर चाहिए और उनका दावा है कि जलाल बेग के दिमाग में अपना घर बनाकर वहीं रहेंगे। दूसरी तरफ से पूछा गया, जब मिस्टर फरहाद ने मिस्टर हशमत बेग को मुआफ कर दिया है, जब हम लेडी सायरा बानो और मिस मरजाना को आइंदा कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर दुश्मनी बाकी नहीं रहती। फिर फरहाद साहब क्यों मिस्टर जलाल बेग से दुश्मनी करना चाहती हैं? उस मातियत ने जवाब दिया, जलाल बेग दुनिया का जलील तरीन इंसान है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। फरहाद साहब उसके 2000 टुकड़े करेंगे। ठीक है, हम फरहाद साहब की इस ख्वाहिश को अपने बिग बॉस तक पहुंचा देंगे। फिलहाल तुम मिस्टर हशमत बेग को वापस ले आओ। उस मातियत ने ट्रांसमीटर से राब्ता खत्म करने के बाद उसे जेब में रखते हुए हशमत बेग की तरफ देखा, फिर पूछा, मिस्टर फरहाद क्या आप मौजूद हैं? मैं मौजूद हूं और तुम दोनों को यहां से बखैरियत वापस जाने की इजाजत देता हूं। मेरी बात सुनते ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, फिर वहां से उस तरफ जाने लगे जहां वो सड़क पर गाड़ी छोड़कर आए थे। वो दोनों खामोश थे और अपनी अपनी जगह सोचते जा रहे थे। मैंने हशमत बेग के दिमाग में उसकी सोच के जरिए कहा, मेरे बेटे ने कितनी जल्दी हिम्मत हार दी थी और मुझे गोली मारने का हुक्म दे दिया था। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी मुझे यकीन नहीं आ रहा है। या अल्लाह, क्या खून खून का दुश्मन हो जाता है? ये कैसी बात है? मैं सोचता हूं तो दिल डूबने लगता है। इस दुनिया से नफरत हो जाती है। तमाम रिश्तों को छोड़कर कहीं दूर चले जाने को जी चाहता है। बेटे से जरूर पूछूंगा कि वो मेरी जान को दुश्मन क्यों बन गया था। हशमत बेग ने अपने तौर पर सोचा, लेकिन मैं कैसे पूछूंगा? बराहे रास्त तो उससे गुफ्तगू नहीं होती। एक बात पूछनी हो तो उसका जवाब कई घंटे के बाद और बाज़ औक़ात कई दिन के बाद मिलता है। वो इस कदर मसरूफ रहता है और ऐसा गुमनाम और गोशा नशीन होता है कि वहां तक मेरी रसाई नहीं होती। मैं उसे ख्याल ख्वानी के जरिए उलझा रहा था।
मेरी कोशिश ये थी कि किसी तरह उसके दिमाग से जलाल बेग के मुतल्लिक मालूमात हासिल करूं, मगर मुझे एहसास हुआ कि वो शऊरी तौर पर मालूमात पहुंचाने वाली कोई बात नहीं सोचेगा। जब वो रात को गहरी नींद में होगा तो मैं उसे ट्रैप करूंगा, उसे अपना मामूल बनाऊंगा, फिर अपने मतलब की बात हासिल करूंगा। ये सोचकर मैं उसके पास से वापस आ गया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैंने उठकर उसे खोल दिया। मादाम रोजाना सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने एक तरफ हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो कमरे में दाखिल होते हुए बोली, सरला देवी की तबीयत अलील है, वो तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकेंगी। कोई बात नहीं, मैं भी आराम करना चाहता हूँ। मादाम रोजाना ने मुझे मीठी नजरों से देखते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें लंदन की सैर करा सकती हूँ। हम ये रात कहीं दूसरी जगह गुजारेंगे। नहीं मादाम, मैं अभी मसरूफ रहना चाहता हूँ। मेरे खाने का यही बंदोबस्त कर दिया जाए, मैं कल ही यहाँ से निकलूंगा। वो देर तक मुझसे बातें करती रही, बातों ही बातों में मुझे उकसाती रही कि मैं उसके साथ कहीं चलूं। वो मुझे अपनी शख्सियत से, अपनी अदाओं से, अपनी बातों से मुतासिर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मायूस होकर चली गई। 1 घंटे के बाद डाइनिंग रूम में सरला से सामना हुआ। खाने के दौरान उसकी नजरें झुकी रहीं। वो मुझे देखने से कतरा रही थी। मैंने आहिस्तगी से कहा, सरला, इस तरह लोगों को शुबा होगा कि मैं प्राण प्रेमी नहीं हूं। तुम अपने पति के सामने इसी तरह खामोश और गुमसुम रहती हो। वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं कोशिश कर रही हूं कि अच्छी तरह अपना रोल अदा कर सकूं, लेकिन तुम्हें देखती हूं तो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकती। वजाहत की जरूरत ही नहीं है। मैं तुम्हारे दिलो दिमाग को अच्छी तरह पढ़ सकता हूं। उसने चौंक कर मुझे देखा, जैसे वो मेरी टेलीपैथी को भूल गई थी। अब उसे याद आ रहा था। वह समझ रही थी कि मैं उसके दिमाग में घुस सकता हूं। सरला ने मुझे बेयकीनी से देखते हुए पूछा, क्या तुम दिमाग में छुपी हुई सारी बातों को पढ़ लेते हो? मैंने इस बात में सर हिलाया। एकदम से उसकी नजरें झुक गईं। हया से चेहरा तमतमाने लगा। वो मेरी नजरों से छुपना चाहती थी। पहले उसे समझ में नहीं आया तो उसने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। फिर ख्याल आया वो तो सर से पांव तक मेरे सामने मौजूद है। वो फौरन ही वहां से उठ गई। मेरी तरफ से पलटकर तेजी से चलते हुए डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई। बाहर जाने के बाद झूठा इत्मीनान हुआ कि अब वो मेरी नजरों में नहीं है। उसने पलटकर डाइनिंग रूम की तरफ देखा। तब अचानक ही ख्याल आया कि वो टेलीपैथी की नजरों में है और मैं यकीनन उसके दिमाग में इस वक्त मौजूद हूं, उसे देख रहा हूं, उसे पढ़ रहा हूं। वो परेशान होने लगी। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, फरहाद साहब, क्या आप मौजूद हैं? उसने जवाब का इंतजार किया, फिर पूछा, देखिए, अगर आप मौजूद हों तो मुझसे ना छुपें। आपको खुदा का वास्ता है, मुझे बता दें। मैं फौरन ही उसके दिमाग से निकल आया। उसने खुदा का वास्ता दिया था, लिहाजा अब उसके दिमाग में ठहरना मुनासिब नहीं था। मुझे उसके हाल पर तरस आ रहा था। वो जितनी हसीन थी उतनी ही ज़हीन भी थी, जितनी खुश नसीब थी उतनी ही बदनसीब भी थी। ज़हीन इस तरह के उसकी याददाश्त काबिल रश्क थी। जरा जरा सी बातें उसके हाफजे में महफूज रहती थी। सुपर मास्टर की तंजीम के लोग उसे चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहते थे। वो इस लिहाज से खुश नसीब थी कि उसके पास दौलत की फरावानी थी। वह दुनिया की हर कीमती चीज खरीद सकती थी, लेकिन बदनसीब भी ऐसी थी कि सब कुछ खरीदने के बावजूद एक इज़्दवाजी मुसर्रत नहीं खरीद सकती थी। खाने से फारिग होकर मैं वापस अपने कमरे में आया। फिर दरवाजे को अंदर से बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। हशमत बेग के पास पहुंच गया। वो भी खाने पीने के बाद एक बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। जब तक उसके सीने से बम बंधा रहा था उसकी भूख मर गई थी और नींद उड़ गई थी। अब मौत टल गई थी तो वो किसी मुर्दे की तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। नींद की हालत में आदमी का दिमाग एक खुली हुई किताब की मानंद होता है। उसे टेलीपैथी की आंखें पढ़ लेती हैं। किताब के उस हिस्से का भी मुतालिया कर लेती हैं जिसे वो शख्स शऊरी तौर पर जागने के दौरान दुनिया वालों से छुपाता है। यही मौका था कि मैं हशमत बेग के दिमाग को एक खुली हुई किताब की तरह पढ़ सकता था और मैं पढ़ने लगा। एक बाप की याददाश्त में बेटे की पूरी हिस्ट्री महफूज थी। मालूम हुआ कि जलाल बेग का कद 6.5 फुट है। जिस्म सेहतमंद और फौलादी है। वो लजीज खानों का शौकीन है। उम्दा लिबास पहनता है। बहुत ही नफासत पसंद है। जिद्दी और खुद सर है। खुद से बढ़कर किसी को नहीं समझता। कोई उससे ज्यादा कवि हो, ज़हीन हो, बासलाहियत हो तो हमेशा उसे जेर करने के मंसूबे बनाता है और इस पर अमल भी करता है। उसकी सबसे बड़ी खराबी है कि वो किसी को दोस्त नहीं बनाता और उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि कभी कोई उसको दोस्त बना ले तो उसके लिए जान की बाजी लगा देता है।
हशमत बेग का दिमाग पढ़ते वक्त ख्याल आया कि एक बाप का दिमाग है, अपने बेटे की बुराई कम बताएगा और तारीफें ज्यादा करेगा, लिहाजा खुद अपनी तरफ से सवालात करके सही जवाब उसके दिमाग से कुरीदना चाहिए। ये सोचकर मैंने पहला सवाल किया, क्या जलाल बेग में कोई खास बुराई है? उसका दिमाग चंद सातों के लिए चुप रहा, फिर जवाब मिला, मेरे बेटे में कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा, तुम झूठ बोलते हो, क्या ये बुराई नहीं है कि जिनसे दूर का भी ताल्लुक ना हो उनसे दुश्मनी की जाए, उन्हें जंगलों में भटकाया जाए? जिन लोगों ने हमारे मुल्क के टुकड़े किए उनमें जलाल बेग का नाम भी आता है, क्या ये उसकी बदतरीन बुराई नहीं है? हशमत बेग के दिमाग से जवाब उभरा, ये मेरे बेटी की सियासत है और वह सियासत में अपने मुफाद को देखता है, बुराइयों का हिसाब नहीं करता। मगर मैं तुमसे हिसाब कर रहा हूं, तुम मेरे सवाल का सही जवाब दो, क्या वो शराब पीता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो जुआ खेलता है? कभी कभी शुगल के तौर पर खेलता है, मगर आदी नहीं है। क्या औरतों से दिलचस्पी लेता है? मैंने बताया ना कि वो किसी को दोस्त नहीं बनाता, ख्वाह मर्द हो या औरत, मगर दोस्त बना ले तो फिर उस पर जान निछावर कर देता है। मैंने सुना है कि वो किसी बहुत ही हसीन लड़की को चाहता है, उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मगर वो कौन है मैं उसे आज तक नहीं देख सका। मैंने उसे देखने की फरमाइश भी की थी, लेकिन बेटे ने यह कहकर खामोश कर दिया कि फरहाद मेरे और उसकी महबूबा के दिमागों में फलांगता हुआ उसके पास पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने सब्र कर लिया। फरहाद की वजह से मैं आज तक अपनी होने वाली बहू को नहीं देख सका। क्या जलाल बेग में कोई जिस्मानी ऐब है? कोई ऐब नहीं है। वो सिगरेट जरूर पीता होगा, वो सिगरेट के धुएं से भी नफरत करता है। उसके चेहरे या जिस्म के किसी दूसरे हिस्से पर कोई पैदाइशी निशान है? नहीं है। कोई जख्म का निशान है? नहीं है। मुझे बड़ी कोफ्त हुई। क्या वो कमबख्त दुनिया से निराला था कि ना कोई जिस्मानी ऐब था, ना कोई बुरी आदत थी? मैंने एक जरा सोचने के बाद फिर सवाल किया, माँ बाप को अपनी औलाद की हरकतें बड़ी प्यारी लगती हैं, तुम्हें अपने बेटे की कौन सी हरकत प्यारी लगती है? जब मेरा बेटा मुस्कुराता है तो उसके दाएं तरफ के दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं और बाएं तरफ के दोनों होंठों के गोशे खुल जाते हैं। मैंने कहा, यह तो मुस्कुराने का भोंडा सा अंदाज है तो भोंडा सा अंदाज, लेकिन मेरे बेटे के चेहरे पर यह मुस्कुराहट बड़ी भली लगती है। यह अंदाज मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। यूं मालूम होता है जैसे होंठों के एक गोशे से मुस्कुरा रहा हो और दूसरे बंद गोशे के पीछे अपनी किसी चाल को छुपा रहा हो। मेरा बेटा अंदर से बहुत गहरा है। मैंने पूछा, उसकी सलाहियतों के मुतल्लिक कुछ बताओ। उसने जवाब दिया, मेरे बेटे को तमाम दुनिया के अलूम व फनून हासिल करने का खबर सवार रहता है। वो अद्वियात साजी का माहिर है, सर्जरी में भी महारत रखता है। तिल अबेब की अदालत आलिया में 3 बरस तक एक बैरिस्टर की हैसियत से शोहरत हासिल कर चुका है। एक अच्छा फाइटर भी है, लेकिन इतना ज़हीन है कि दुश्मनों को लड़ने का मौका ही नहीं देता। अपनी जहानत से उन्हें जेर कर देता है। क्या वो मुख्तलिफ जुबानें जानता है? वो 7 जुबानें जानता है, उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी और इब्रानी। वो नींद की हालत में भी अपने बेटे के गुण गाता था। ऐसा अक्सर होता है, जो वालिदैन अपनी औलाद को दिलो जान से चाहती हैं और हमेशा उसकी तारीफें करते रहती हैं, वो ख्वाब की हालत में भी अपनी औलाद को आसमान की बुलंदियों पर परवास करते हुए देखते रहती हैं। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग को हदायत दी कि अब वो गहरी नींद सोता रहेगा। जब सुबह को बेदार होगा तो ख्वाबीदा हालत में होने वाले सवाल जवाब को बिल्कुल भूल जाएगा। मैं पुरान प्रेमी के कमरे में हाजिर हो गया। थोड़ी देर तक वहां बैठा सोचता रहा, फिर उठकर बाथरूम में आया। वहां एक बड़ा सा आईना दीवार पर लगा हुआ था। आईने के पास पहुंचकर मैंने अपने होंठों के दाएं हिस्से को दबाया और बाएं तरफ के होंठों को खोलकर मुस्कुराने की कोशिश की। आईने में देखकर पता चला कि ऐसी मुस्कुराहट में कितनी मक्कारी होती है और बड़ा ही भोंडापन होता है। मगर यही मुस्कुराहट हशमत बेग को पसंद थी, क्योंकि उसके बेटे की मुस्कुराहट थी। पहले इतनी सी बात समझ में नहीं आई थी कि मैं हशमत बेग के दिमाग से उसके बेटे की किसी एक कमजोरी तक पहुंच सकता हूं और उस कमजोरी के जरिए फिर उसके बेटे तक पहुंच सकता हूं। दरअसल पिछले दिनों में जहनी उलझनों में मुब्तला रहा। मेरे तमाम साथी पै दर पे नए मसाइल से 2-4 होते रहे। फिर सारा बानो के साथ जो बम बांधा गया था उसने हमारे होश उड़ा दिए। अब होश आते ही ये बात सुझाई दी थी। मुझे जलाल बेग के मुस्कुराने का एक खास अंदाज मालूम हो गया था। इस तरह बहुत कम लोग मुस्कुराती हैं। इन कम लोगों में एक जलाल बेग भी था, बशर्ते कि वो लंदन में मौजूद हो। वैसे वो दोनों बाप बेटे अब मुसलमान नहीं रहे थे। अगर जलाल बेग मुसलमान होता तो उसे तिल अबेब की अदालतों में बैरिस्ट्री की इजाजत नहीं दी जाती। अगर वो मुसलमान होता तो उसे भी वहां की जेलों की तंगो तारी कोठरियों और अजियतें पहुंचाने वाले कैंपों में दूसरे मुसलमानों की तरह कैदी बनाकर रखा जाता।
मैं बाथरूम से निकलकर कमरे में आ गया। वहां आराम से बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि दूसरे दिन मुझे किसी ऐसे क्लब में जाना चाहिए जहां कुछ यहूदी मर्दों और औरतों से सामना हो। मैं उनमें से किसी के ख्यालात पढूं और उनके जरिए उनके लीडरों तक पहुंचने की कोशिश करूं। इस मकसद के लिए सरला का ताउन जरूरी था। वही मुझे लंदन में एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंचा सकती थी। खसूसन यहूदियों तक मेरी रसाई उसी की मदद से हो सकती थी। मैंने उसके दिमाग में झांकना शुरू किया। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, सोने की कोशिश कर रही थी। वो प्राण प्रेमी के मुतल्लिक सोचना नहीं चाहती थी। उसके मुतल्लिक सोचती तो उसके ख्यालात मेरी तरफ भटक जाते। ये उस पर जुल्म हो रहा था। देखा जाए तो ये जुल्म मेरी वजह से हो रहा था। सुपर मास्टर की तरफ से हुक्म सादिर हुआ था कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, अपने पति से दूर रहे और मेरे करीब रहे। मैंने फौरन ही मास्टर न्यूमैन से राब्ता कायम करते हुए कहा, हेलो मास्टर, मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। फरमाइए, मैं आपकी हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरला देवी को कल ही किसी फ्लाइट से न्यूयॉर्क प्राण प्रेमी के पास पहुंचा दिया जाए। क्या बात है जनाब? क्या सरला से आपको शिकायत है या उसने आपसे कहा है कि आप सिफारिश करेंगे तो उसे भेज दिया जाएगा? किसी तरह भी आपको मजबूर किया गया हो तो आप हमसे ना छुपाएं। ऐसी कोई बात नहीं है। बेचारी सरला तो बहुत ताउन कर रही है, मेरा हर तरह ख्याल रखती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं शौहर के रूप में उसके पास रहूं और वो अपने शौहर से दूर रहे। मैं सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत ऐसा चाहता हूं। लेकिन जनाब, मादाम रोजाना बता रही थी कि आप यहूदियों के मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे थे और इस सिलसिले में सरला देवी आपकी भरपूर मदद कर सकती है। ये दुरुस्त है, आप सरला देवी से इतना कह दें कि आज रात वो आराम ना करे। इस वक्त मुझे किसी क्लब वगैरह में अपने साथ ले जाए, 2-4 यहूदियों से मेरा ताउन करा दे। उसके बाद सरला का काम खत्म हो जाएगा। वो 2-4 यहूदी मुझे 2-4 लाख यहूदियों तक पहुंचा देंगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि आप एक के जरिए 1 लाख तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, मैं अभी दोनों मियाँ बीवी को ये खुशखबरी सुना देता हूँ कि वो जल्दी एक दूसरे से मिला दिए जाएंगे। मैंने खामोशी इख्तियार की, मगर उसके दिमाग को पढ़ता रहा। अब वो सरला से फोन पर राब्ता कायम कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही मैंने बाजू वाले कमरे में फोन की घंटी की आवाज सुनी। मैं सरला के दिमाग में पहुंच गया। वो बिस्तर पर करवट बदलकर फोन का रिसीवर उठा रही थी। फिर उसने हेलो कहा। मास्टर की आवाज सुनकर फौरन ही बैठ गई। मास्टर उसे बता रहा था कि कल उसे न्यूयॉर्क भेज दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो भी फरहाद के पास जाएगी और वो जो चाहता है उस पर अमल करे। उसे प्राण प्रेमी के पास भेजा जा रहा था। ये बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन इस बात ने उसे परेशान कर दिया कि वो इस वक्त फरहाद के कमरे में जाए और फरहाद जो चाहते है उस पर अमल करे। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, मिस्टर फरहाद क्या चाहती हैं? मास्टर ने जवाब दिया, ये सवाल तुम्हें खुद अपने मेहमान से करना चाहिए और तुम्हारा मेहमान हम सब के लिए मुअज़्ज़ज़ है। वो बोली, ठीक है, मगर आप अच्छी तरह जानती हैं, जब हमने सुपर मास्टर की तंजीम में शिरकत की तो हमारी शराइत में सबसे पहली शर्त यही थी कि मेरे पति प्राण प्रेमी कभी किसी औरत से दिलचस्पी नहीं लेंगे और ना ही मुझे किसी मर्द के साथ फ्लर्ट करने पर मजबूर किया जाएगा, ख्वाह कैसी ही जरूरत पेश आए। हमें तुम मियाँ बीवी की शर्तें याद हैं। तुम जाकर देखो तो सही कि मिस्टर फरहाद क्या चाहती हैं। मैं अभी जा रही हूँ। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया, उठकर लिबास को दुरुस्त किया और कमरे से निकलकर मेरे कमरे की तरफ आने लगी। मैं बिस्तर के सराहने टेक लगाकर बैठ गया। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने जरा बुलंद आवाज से कहा, आ जाओ। दरवाजा खुला तो वो सामने खड़ी हुई थी। शिकने बता रही थी कि कितनी देर से वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही है। मैंने पूछा, क्या मेरा पैगाम मास्टर न्यूमैन ने पहुंचा दिया था? वो कमरे के अंदर आकर बोली, हाँ पहुंचा दिया था, मगर इतनी दूर से पैगाम पहुंचाने की क्या जरूरत थी जबकि मैं पास वाले कमरे में ही मौजूद हूं। मैंने जवाब दिया, मैं एक अरसे से ख्याल ख्वानी कर रहा हूं। मेरे तजुर्बात ने मुझे समझाया कि किसी शरीफ औरत के दिमाग में बगैर इजाजत के नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं पहुंच सकता था। मैंने मजबूरन मास्टर के जरिए तुम्हें यहां बुलवाया है। वो मुझे तारीफी नजरों से देखने लगी, फिर बोली, मिस्टर फरहाद, मैंने आपका रिकॉर्ड पढ़ा है। आपकी बहुत सारी खूबियों के साथ जो चंद खामियां बताई गई हैं, उनमें यह बात भी है कि आप बेहद अय्याश हैं और हर हसीन और जवान औरत पर मर मिटती हैं। लेकिन आज ये बात गलत साबित हो रही है। सरला देवी बेशक में अय्याश था, लेकिन रफ्ता रफ्ता तजुर्बात सिखा देती हैं कि इंसान को किस तरह संभल कर जिंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरी औरतों की भी इज्जत करनी चाहिए। मैं तुम्हारी बेहद इज्जत करता हूँ।
और तुम एक बहुत ही ज़हीन और पुरखुलूस दोस्त समझता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हुए इस वक्त मेरे साथ बाहर चलोगी? वो मुस्कुराकर बोली, आपके लिए तो मैं जान भी दे दूंगी। मुझे आपकी तरफ से यही खुलूस और एतमाद चाहिए। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। वो कमरे से चली गई। मेरी नजरों से ओझल हो गई। उस वक्त वो बहुत खुश थी। मैंने उसका एतमाद हासिल कर लिया था। अब उसे यकीन हो गया था कि मैं उसे किसी तरह भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही टेलीपैथी के जरिए उसे ट्रैप करूंगा। उसकी दूसरी खुशी ये थी कि वो कल किसी वक्त अपने पति से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी। मैं बिस्तर से उठकर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। 4 माह गुजर गए। इन 4 महीनों में बहुत से वाकयात पेश आए। मेरी साथी औरतें मुख्तलिफ ममालिक में आर्जी तौर पर आबाद हो गईं। ये सब बातें बहुत ज्यादा अहम नहीं है, इसलिए मैं उन्हें तफसील से पेश नहीं कर रहा हूँ। मुख्तसर तौर पर बयान करता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने लंदन में अपनी पहली रात सरला के साथ बाहर तफरी में गुजारी। सरला मुझे 2 नाइट क्लबों में ले गई। वहां उसने 2 यहूदियों से मुलाकात कराई जो उसके शनासा थे। दूसरे दिन वह न्यूयॉर्क अपने पति के पास चली गई। मैं प्राण प्रेमी के एक प्राइवेट बंगले में मुंतकिल हो गया जहां उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। वहीं मैं आराम से रह सकता था। उस प्राइवेट बंगले का नाम प्राण बसेरा था। वहां मैंने आराम से बैठकर उन 2 यहूदियों के दिमागों को टटोला। उनके जरिए उनके शनासाओं तक पहुंचा। उनके शनासाओं के जरिए फिर उनके यहूदी शनासाओं तक पहुंचा। ये अमल 1 हफ्ते तक जारी रहा, लेकिन कोई काम की बात मालूम न हुई। वो सब आम लोग थे। उनका ताल्लुक कारोबार से था या अपनी मजहबी या समाजी तकरीबात में वो दिलचस्पी लेते रहे। लेकिन यहूदियों का कोई ऐसा अफसर या लीडर या सरगना नहीं था जिसका ताल्लुक जलाल बेग से होता। मास्टर न्यूमैन ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं प्राण प्रेमी के रूप में रहकर यहूदियों के किसी खास क्लब में ना जाऊं। वो यकीन से नहीं कह सकता था कि कितने यहूदी प्राण प्रेमी को जानते हैं। शायद उनमें से कोई प्राण प्रेमी को सुपर मास्टर का आदमी समझता हो। इसीलिए मुझे मोहतात रहना चाहिए। इस रुकावट के सबब मैं 4 महीने में 1 कदम भी आगे न बढ़ सका। प्राण प्रेमी का मेकअप मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा था, लेकिन ये रूप इख्तियार करके मैं बहुत बड़े जराए का मालिक बन गया था। हर जगह मेरी इज्जत थी। मैं लंदन की अहम शख्सियतों से मिलता रहता था। ये उम्मीद भी थी कि शायद इन्हीं शख्सियतों में से जलाल बेग भी मुझसे टकरा जाए। मैं जहां भी जाता था वहां किसी को गैर मामूली अंदाज में मुस्कुराते देखकर सोचने लगता था, मुझे जलाल बेग याद आ जाता। उसका अंदाज सभी से मुख्तलिफ था। ऐसी मुस्कुराहट मैंने अब तक किसी और के चेहरे पर नहीं देखी थी। कोई होंठों को इस अंदाज में बिगाड़ता नहीं था। अगर मुझे कोई पुरस्कार शख्स नजर आ जाता तो मैं उसके पीछे पड़ जाता, उसे किसी न किसी तरह टेलीपैथी के जरिए मुस्कुराने पर मजबूर करता, फिर उसकी मुस्कुराहट देखकर मायूस हो जाता। वो जलाल बेग वाली मुस्कुराहट मुझे नजर नहीं आ रही थी। 2-4 माह के अरसे में रसवंती गुलाम के साथ अफ्रीका के मशरकी किनारे पहुंच गई। दारुसलाम के एक मुजाफाती इलाके में गुलाम ने बहुत खूबसूरत जमीनें कीमतन हासिल की थी। वहां रसवंती के लिए एक खूबसूरत सा कॉटेज तैयार किया था। अपने काबिल एतमाद लोगों को अपने यहाँ आकर आबाद होने की दावत देता था। उसके जहन में यही बात थी कि मेरे होने वाले बच्चे के आसपास मुसलमानों का होना लाजमी है। रसवंती अब सेहतमंद हो गई थी। उसने फिर योगा की मशकें शुरू कर दी थी। अपनी आदत के मुताबिक वो रोज सुबह बेदार होती थी और सुबह का उजाला फैलने से पहले ही सांस रोकने की मशकें करती रहती थी। उसने मुझे बताया था कि वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रहा करती है। उसके ख्याल के मुताबिक वो जल्दी ही सांस रोकने की आदी हो जाएगी। उसकी कोशिश यही थी कि मां बनने से पहले उसकी टेलीपैथी की सलाहियतें वापस आ जाएं। लेकिन मेरा ख्याल था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता जाएगा, वो जिस्मानी तौर पर कमजोर होती जाएगी। टेलीपैथी की सलाहियतें शायद उसके बाद ही उसे वापस मिल सकें। मरजाना और डियर जमाल लंदन पहुंच गए थे। वो दोनों ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले बाप बेटी की हैसियत से आए थे। मरजाना का नाम मिस मारिया और डियर जमाल का नाम मिस्टर शान दोगलस था। डियर जमाल ने अपनी जाली पासपोर्ट और दीगर कागजात के मुताबिक खुद को बैंकॉक का एक बहुत बड़ा सनतकार जाहिर किया। अपनी बेटी मारिया के साथ एक होटल में काम किया। पहले मरजाना उर्फ मारिया को एक बहुत बड़े अस्पताल में दाखिल किया। फिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इलाज तवील है, लिहाजा उसे अपने मकान में रहना चाहिए और अपने डॉक्टरों से राब्ता कायम करते रहना चाहिए। अब उनकी रिहाइश एक किराए के कॉटेज में थी। लंदन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बैंकों में साहिबानों के लाखों और करोड़ों डॉलर जमा रहते थे।
सायरा बानो ने मरजाना को सारे चेकों पर दस्तखत करके दे दिए थे ताकि वो ज़रूरत के वक्त लंदन के बैंक से रकूमात निकाल सके, और अगर किसी किस्म की दुश्वारी हो तो मैं टेलीपैथी के जरिए उनकी तमाम दुश्वारियों को आसान कर दूं। पहले हम जिस मुल्क में पहुंचते थे, सुपरमास्टर के जरिए वहां की करेंसी हासिल कर लेते थे और दूसरी तरह की आसाइशें भी हासिल हो जाती थीं, लेकिन मैंने अपने तमाम साथियों को मना कर दिया था कि वो सुपरमास्टर से कोई राब्ता न रखें और किसी भी मदद की तवक्को न करें। मेरी हदायत पर अमल करते हुए सायरा बानो ने अपने बैंक अकाउंट के मुताबिक वो सारे चेक मरजाना को दे दिए। इस सिलसिले में एक बार परेशानी हुई। बैंक के मैनेजर ने किसी शुबे का इजहार किया क्योंकि डियर जमाल ने बैक वक्त 50,000 पाउंड बैंक से निकलवाने चाहे थे और सायरा बानो की रिहाइश कानूनी तौर पर पेरिस में थी, इसलिए वो तस्दीक करना चाहते थे, लेकिन मैंने टेलीपैथी के जरिए काम आसान कर दिया। मैं ऐसे काम कर लेता हूँ, आप अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। अब सोनिया की तरफ आता हूँ। वो सायरा बानो के साथ पाकिस्तान पहुंच गई। सायरा बानो अपने असली रूप में थी, मरजाना का वजूद पाकिस्तान में साबित करने के लिए सोनिया के चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया गया, यानी ना तो वो सोनिया रही थी ना मरजाना। एक तीसरी लड़की नजर आती थी। जलाल बेग के आदमी को शुबा में मुब्तला रखना था कि मरजाना किसी अजनबी लड़की के मेकअप में अपनी मां सायरा बानो के साथ पाकिस्तान में है। सोनिया और सायरा बानो दिन रात एक साथ रहती थी, इसलिए सोनिया को उर्दू जुबान सीखने का अच्छा खासा मौका मिल रहा था। वो उठते बैठते उसे उर्दू जुबान के जुमले सिखाती थी और इजहार बयान का तरीका बताती थी। सोनिया बड़ी मुस्तैदी से और तवज्जो से मेरी जुबान सीख रही थी। वो घर की चार दीवारी में बैठने वाली औरत नहीं थी। 2 हफ्ते बाद ही उसने बोर होकर कहा, फरहाद मेरे लिए कुछ करो, मैं यहाँ रहना तो चाहती हूँ, पाकिस्तान मुझे बेहद पसंद है, लेकिन मेरी कुछ मसरूफियात भी होनी चाहिए। मैंने उसे तसल्लियां दी और सोचता रहा कि उसे किस तरह वहां मसरूफ रखा जाए। अचानक मुझे सईद अहमद का ख्याल आया। कई बरस पहले जब मैं पाकिस्तान में था, उस वक्त सईद अहमद साहब एक खास महकमे के अफसर आला थे। मुझसे बहुत गहरी दोस्ती थी। पाकिस्तान से बाहर निकलने के बाद इन तमाम बरसों में मसरूफ रहा, कभी उनसे दिमागी राब्ता कायम न कर सका। अब मुझे उनका लबो लहजा याद नहीं आ रहा था। याद आ जाता तो मैं फौरन उनके दिमाग में पहुंचकर पुराने ताल्लुकात और पुरानी दोस्ती को बहाल कर लेता। सायरा बानो की रिहाइश अपनी बहन और बहनोई यानी मरजाना के खालू और खाला के यहाँ थी। मरजाना की खालू रिटायर्ड फौजी ऑफिसर थे। मैंने उनसे राब्ता कायम किया और उन्हें बताया कि अब से तकरीबन 5-6 बरस पहले सईद अहमद साहब फुला महकमे के अफसर आला थे। आप मालूम करें कि इन दिनों वो कहाँ हैं, क्या उसी ओहदे पर हैं या किसी और सरकारी शोबे में मुंतकिल हो गए हैं। तकरीबन 2 दिन के बाद फिर मरजाना के खालू से राब्ता कायम किया। उन्होंने बताया सईद अहमद साहब इन दिनों दूसरे महकमे में निहायत आला ओहदे पर फाइज हैं। मैंने उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसके नतीजे में सरकारी तौर पर मेरे मुतालिक तहकीकात हुई, मुझसे सवालात किए गए। तब मुझे मजबूरी को बताना पड़ा कि मेरे जरिए फरहाद अली तैमूर जनाब सईद अहमद साहब से मिलना चाहती हैं। ये सुनते ही फौरन मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया गया। अब से तकरीबन 6 घंटे बाद मैं उनसे मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। उस वक्त तुम मौजूद रहोगे तो उन तक पहुंच सकोगे। चंद घंटे के बाद मुलाकात हो गई। सईद अहमद अपने दफ्तर में बैठे हुए मरजाना के अंकल से बातें कर रहे थे। तभी मैंने अंकल की जुबान से कहा, जनाब सईद अहमद साहब, अब मैं आपके सामने कोई रिटायर्ड फौजी अफसर नहीं बल्कि फरहाद अली तैमूर हूं। अब उनके मुंह में मेरी जुबान बोल रही है। एक मुद्दत के बाद आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। ये कहते ही मरजाना के अंकल अपनी जगह से उठकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। सईद अहमद हैरानी से उनके बढ़े हुए हाथ को और कभी उनके चेहरे को देख रहे थे। मैंने उनकी जुबान से कहा, जनाब हैरान ना हो, मैं फरहाद अली तैमूर हूं, क्या आप मुसाफिया नहीं करेंगे। सईद अहमद ने अपनी जगह से उठकर मुसाफे करते हुए कहा, हैरान नहीं होना चाहिए। जब तुम मेरे साथ रहा करते थे तो तुमने टेलीपैथी के बड़े कमालात दिखाए थे। हैरानी इसलिए कि अब वो सारी बातें ख्वाब जैसी लगती हैं। अब भी ये ख्वाब लग रहा है। अगर तुम वाकई फरहाद हो तो ये आप वाला तकल्लुफ छोड़ दो। मैंने अंकल के जरिए हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम कहूंगा। ये बताओ मेरी समर भाभी कैसी हैं। शादी के 1 बरस बाद ही समर का इंतकाल हो गया था। मैंने अफसोस का इजहार किया। उसने पूछा, तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारे मुतालिक बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन शादी के सिलसिले में कुछ मालूम नहीं हुआ। मैंने कहा, हाल ही में मैंने रसवंती से शादी की है और एक बच्चे का बाप बनने वाला हूं। उसने हैरानी से पूछा, क्या वाकई तुम्हारे जैसा बदनाम शख्स ऐसी शराफत की जिंदगी गुजार सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, यकीन आ जाएगा।
अभी तो मैं एक जरूरी बात करने आया हूं। फरहाद, सच पूछो तो तुम्हारा नाम सुनते ही मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि कब ये वक्त आएगा और कब तुमसे एक अहम मसले पर गुफ्तगू करूंगा। कैसा मसला? ये हमारा, तुम्हारा और पाकिस्तान के करोड़ों मुहिब्बे वतन का मसला है। इसके मुतल्लिक मैं तन्हाई में बात कर सकता हूँ। उस वक्त मरजाना के अंकल बैठे हुए थे, इसलिए तन्हाई नहीं थी। मैंने सईद अहमद के दिमाग में पहुंचकर कहा, हेलो, अब मैं तुम्हारे दिमाग में बोल रहा हूँ। उसने बेख्तियार अपने सर को थामकर सोचा, क्या वाकई ये फरहाद की सोच है? हाँ, क्या भूल गई, मैं पहले भी इसी तरह तुम्हारे दिमाग में आ चुका हूँ, लेकिन ये बहुत अरसे पहले की बात है, याद करो। मुझे यकीन है कि तुम बोल रहे हो, तो फिर बताओ मसला क्या है? सईद अहमद ने कहा, ये बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं चुप रहकर सोच के जरिए तुमसे बातें करूं और ये खामोश बैठे मेरा मुंह तकते रहें। अच्छा ठहरो, मैं अभी इन्हें रुखसत कर देता हूं। ये कहकर मैंने मरजाना के अंकल की सोच में कहा, मैं ख्वामखा बैठा हुआ हूं। अब तो फरहाद और सईद अहमद का तारुफ हो ही चुका है। ये लोग सोच के जरिए बातें कर लेंगे, मुझे चलना चाहिए। इस ख्याल के साथ ही उठकर खड़े हो गए। फिर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाकर कहा, मैं आपके दफ्तरी काम में ज्यादा मुदाखलत नहीं करना चाहता, मेरा फर्ज अदा हो गया, मैं जा रहा हूं। सईद अहमद ने उठकर मुसाफिया किया, उनके साथ दरवाजे तक आए। फिर उन्हें रुखसत करने के बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद वो सोचते हुए अपनी कुर्सी पर आ गए। मेज पर एक सिगार बॉक्स रखा हुआ था, उसमें से एक सिगार निकालकर उसके एक सिरे को दांतों से दबाते हुए कहा, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसराइली सीक्रेट एजेंट हमारे मुल्क में कुछ सरगर्मियां दिखा रही हैं। मैंने कहा, उनकी सरगर्मी यही होगी कि वो यहाँ के लोगों को सहूनियत की तरफ माइल करें। सईद अहमद ने सिगार को सुलगाते हुए सोच के जरिए कहा, नहीं, यहूदी अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान कुफर की तरफ माइल नहीं होते। खुसूसन पाकिस्तानी मुसलमान ऐसे कट्टर और मुस्तकिल मिजाज हैं कि उन्हें सहूनियत की तरफ माइल नहीं किया जा सकता। उन्होंने सिगार का कश लगाकर धुआं छोड़ते हुए कहा, तुम जानते हो जमहूरिया चीन से हमारे कितने गहरे ताल्लुकात हैं। दुनिया की हर बड़ी ताकत इसी फिक्र में मुब्तला रहती है कि वो हमारे ताल्लुकात की गहराई का अंदाजा कर सके। पाकिस्तान और जमहूरिया चीन के गहरे ताल्लुकात के कुछ अहम पहलू ऐसे हैं जिनका जिक्र एक खुफिया फाइल में मौजूद है, और वो फाइल हमारे रिकॉर्ड रूम में बहुत ही हिफाजत से रखी हुई है। हमारी मालूमात के मुताबिक एक बड़े मुल्क ने इसराइली एजेंटों की खिदमत हासिल की हैं और वो उस फाइल तक पहुंचना चाहती हैं। तुमने एक ऐसा अंदाजा लगाया कि वो इसराइली एजेंट हो सकती हैं। एक यहूदी औरत हमारी गिरफ्त में आई थी, हम उस पर मुकदमा चला रहे थे, इसी दौरान किसी ने उसे कत्ल कर दिया। ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी समझ गया, मैं उन्हें बेनकाब करूंगा। तुम उन्हें या तो गिरफ्तार करोगे या वो सब के सब इस मुल्क से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। हम यही चाहते हैं। उस फाइल की हिफाजत हमारे लिए एक मसला बन गई है। क्या तुम मेरे दिमाग में रहकर दुश्मनों को बेनकाब करोगे? जरूरत महसूस हुई तो तुम्हारे दिमाग में भी रहा करूंगा, वैसे मैं आधा पाकिस्तान में मौजूद हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम किस तरह पाकिस्तान में आधे मौजूद हो? इस तरह के इन दिनों सोनिया इस्लामाबाद में है, और ये तो दुनिया की तमाम दहशत पसंद तंजीमें अच्छी तरह जानती हैं कि जहां सोनिया मौजूद होती है वहां आधा फरहाद मौजूद रहता है। मैं उसका निस्फ बेहतर हूं। सईद अहमद आरामदेह कुर्सी पर आराम से बैठे हुए सिगार के कश लगा रहे थे। सोनिया का नाम सुनते ही सीधे होकर बैठ गए। फिर कहा, सोनिया यहाँ मौजूद है और मुझे इस बात का इल्म नहीं। फौरन बताओ वो कहाँ है, मैं अभी उससे बात करूंगा। मैंने उसे बताया कि सोनिया उससे जरूर मिलेगी, लेकिन खुद को दूसरों पर सोनिया जाहिर नहीं करेगी। वो एक अजनबी लड़की के मेकअप में रहकर दरअसल मरजाना की हिफाजत कर रही है। अब ये मरजाना और सायरा बानो कौन है और हमारा किस्सा किस तरह चल रहा है और हम किस तरह मसाइल में उलझे हुए हैं, ये सारी बातें मैंने मुख्तसर तौर पर सईद अहमद को समझा दी। उसने इन तमाम बातों को सुनने के बाद कहा, अगर यहूदी एजेंटों को ये पता चल जाए कि सोनिया यहाँ मौजूद है तो फिर तुम्हारी और सोनिया की दहशत उन पर तारी रहेगी। कोई ऐसी तदबीर सोचो कि सोनिया सामने आ जाए और उधर मरजाना को भी कोई नुकसान न पहुंचे। मैंने इस मसले पर गौर करने के लिए थोड़ी सी मोहलत हासिल की। फिर दोबारा राब्ता कायम करके सईद अहमद को बताया, मरजाना यहाँ मेरे करीब रहती है, मैं किसी न किसी तरह उसकी हिफाजत कर लूंगा। अपने मुल्क का मसला सबसे अहम है। अब दुश्मनों पर वाकई सोनिया की दहशत तारी रहेगी। वो हमारे यहाँ की सीक्रेट फाइल को हासिल करने से पहले सोनिया को रास्ते से हटाने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे और सोनिया उन्हें दौड़ाती भगाती रहेगी, हत्ता के मुल्क से बाहर निकाल देगी। मैं यही चाहता हूँ।
अभी तुम उधर इस मसले पर गौर कर रहे थे, इधर मैं भी कुछ सोच रहा था। अगर तुम सोनिया को यहाँ जाहिर करने पर राजी हो जाओगे तो फिर दुश्मनों के सामने एक चाल चली जाएगी। सोनिया को बाकायदा सीक्रेट सर्विस में एक अहम ओहदा दिया जाएगा, बाकायदा उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद एक डमी फाइल उसके हवाले कर दी जाएगी। दुश्मन यही समझेंगे कि खुफिया फाइल उसके पास है, हालांकि असल फाइल हम अपने ही पास महफूज रखेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? तदबीर बहुत अच्छी है, हम इस पर अमल करके देखते हैं। सोनिया की तरफ से इस बात की जमानत है कि वो दुश्मनों को खूब नाच नचाएगी। सईद अहमद ने खुश होकर कहा, अच्छा फरहाद, ये वही मादाम सोनिया जो पहले हमारी दुश्मन थी, और हम भी नफरत से मादाम सोनिया की बजाय उसे मादाम कुतिया कहते थे, क्योंकि ये तुम्हारी बू सूंघती फिरती थी और मादाम यूशे को तुम्हारे पीछे लगा दिया था। हाँ, ये वही है जिसने पिंडी में तुम्हें कैद किया था, तुमसे कार ड्राइव कराई थी और तुम्हें मेरे पीछे लगा दिया था। अगर तुम अपनी गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ाकर कहीं टकरा ना देते तो सोनिया मास्टर यूशे को मेरे दिमाग तक पहुंचा देती। बहुत तेज तरार है। अब तो जिंदगी ने और तजुर्बात ने उसके जिस्म को फौलाद, उसके दिमाग को कंप्यूटर और उसके हाथ पांव को मशीन बना दिया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि सोनिया हमारे मुल्क में है। जरा ठहरो, मैं अभी इस सिलसिले में अपने बॉस से बात करता हूँ, जिसके बाद ही सोनिया के मुतल्लिक कोई अहम फैसला किया जाएगा। मैंने सोनिया के पास पहुंचकर कहा, अब तुम्हारी मसरूफियात का इंतजाम हो गया है। तुम दिन रात इस कदर मसरूफ रहोगी कि बहुत जल्द परेशान हो जाओगी। खुदा तुम्हारी तरफ से मिलने वाली परेशानियों से महफूज रखे। बाकी दुनिया की तमाम परेशानियों से मैं निमट लूंगी। बताओ वो कैसी मसरूफियात हैं? पहली बात तो ये कि अपना ये मेकअप उतार लो और सोनिया की हैसियत से खुद को जाहिर कर दो। मैंने सईद अहमद से होने वाली सारी बातें उसे सुना दी। वो खुश होकर बोली, फरहाद, मर्द चाहे कितना ही हरजाई हो, औरत उसके कदमों की खाक से भी मोहब्बत करती है। मैं इस वक्त जिस खाक पर खड़ी हूं ये तुम्हारे वतन की खाक है। तुम्हें प्यारी है तो मुझे भी प्यारी है। ये सिलसिला चला आ रहा है कि मर्द सिर्फ घर बनाते हैं, लेकिन औरत उस घर को सजाती भी है, आबाद भी करती है और उसे आइंदा नस्लों तक कायम रखती है। ये जो पाकिस्तान तुम लोगों ने बनाया है, इसे आइंदा नस्लों के लिए कायम रखना औरत का काम है। मैं अपने इस वतन पर हरफ नहीं आने दूंगी। मैं तमाम यहूदी एजेंटों को पहले बेनकाब करूंगी ताकि दुनिया ये देख ले कि ये लोग पाकिस्तान में कैसी तकरीबी कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसके बाद मैं उन्हें कुत्तों की मौत मारूंगी या फिर उन्हें यहां से भागने पर मजबूर कर दूंगी। मैंने 1 घंटे के बाद सईद अहमद के पास पहुंचकर देखा, वहां कुछ और आला अफसरान भी थे। वो सब सोनिया के मुतालिक बहस कर रहे थे। एक अफसर ने कहा, बेशक मादाम सोनिया पर हम एतमाद कर सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में एक अहम सवाल है, और वो ये कि मादाम सोनिया और मिस्टर फरहाद जब हमारे साथ ताउन करते रहेंगे तो ख्याल ख्वानी के जरिए हमारे मुल्क के तमाम दूसरे अहम राजों तक भी पहुंच जाएंगे। जितने भी खुफिया फाइलें हमारे रिकॉर्ड रूम में मौजूद हैं, उन्हें कोई देखे बगैर, पढ़े बगैर उन राजों को मालूम नहीं कर सकता। लेकिन फरहाद साहब तो रिकॉर्ड कीपर के जरिए तमाम फाइलों को पढ़ लेंगे। क्या टेलीपैथी जानने वाले को इस बात की इजाजत दी जा सकती है? ख्वाह वो कितना ही मुहिब्बे वतन क्यों ना हो, राज आखिर राज होता है और इस राज को सिर्फ मुतलका लोगों तक ही महदूद रखा जाएगा। सईद अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अपने राजों को कितने ही मजबूत तालों के पीछे रखें, दुनिया का कोई भी ताला फरहाद की ख्याल ख्वानी को नहीं रोक सकता। फरहाद उसके पीछे हर हाल में पहुंच जाएगा। वो इस वक्त भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये सुनते ही सब चौंक गए, अपनी कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गए। एक ने परेशान होकर पूछा, क्या वाकई फरहाद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं? क्या हमारे दिमागों के दरवाजे उनके लिए खुल चुके हैं? सईद अहमद ने कहा, हाँ, ऐसा हो चुका है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा ना होता तब भी फरहाद के लिए हमारे रिकॉर्ड रूम तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो यहाँ के किसी चपड़ासी के दिमाग में पहुंचकर उसके जरिए बड़े बड़े अफसरों तक पहुंच सकता था। वो जब चाहे रिकॉर्ड कीपर के दिमाग को अपने कब्जे में लेकर वहां के हर फाइल को पढ़ सकता है। एक अफसर ने गहरी सांस लेकर कहा, यह दुरुस्त है, हमें इस सिलसिले में परेशान नहीं होना चाहिए। हमें हर हाल में मिस्टर फरहाद पर भरोसा करना चाहिए। सईद अहमद ने कहा, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह हम अपने वतन के वफादार हैं, उसी तरह फरहाद साहब भी वफादारी का जज्बा रखते हैं। बस आजमाइश शर्त है। वो सब राजी हो गई। दोपहर को जब सईद अहमद सोनिया से मिलने के लिए उसकी रिहाइशगाह पर पहुंचे तो उस कोठी के चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। उन गाड़ी में जो जवान थे वो सब के सब मुसल्ला थे। मैंने सोनिया से कहा, परेशानी की बात नहीं है, सईद अहमद तुम्हें लेने आए हैं और ये तमाम एहतमाम इसलिए किया गया है
कि तुम दुश्मनों की नजरों में आ जाओ। तकरीबी कार्रवाई करने वालों को ये मालूम हो जाए कि तुम सीक्रेट सर्विस से मुंसलिक हो गई हो। मरजाना के अंकल ने सईद अहमद का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, फिर सोनिया से उनका तारुफ कराया। सोनिया ने उन्हें देखते ही कहा, अरे आप तो वही ऑफिसर हैं। मैंने कई बरस पहले मास्टर यूशे का साथ देने के लिए आपको ट्रैप किया था। सईद अहमद ने हंसते हुए मुसाफिया किया, हाँ मैं वही हूँ। आज हम दोस्त बनकर मिल रहे हैं, आइए मैं आपको अपने दूसरे आला अफसरों से मिलाऊंगा। सायरा बानो ने उन्हें थोड़ी देर बैठने और चाय वगैरह पीने के लिए कहा। उन्होंने माजरत की, मुझे अफसोस है मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। यूं समझ लीजिए कि आज से मादाम सोनिया भी ड्यूटी पर हैं। इन्हें सोते जागते किसी वक्त भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हमेशा मुस्तैद रहना होगा। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से फरहाद के साथ जिंदगी गुजारी हूं मैं समझती हूँ कि हम कभी पूरी नींद नहीं सोते। सोते भी हैं तो हमारा दिमाग जागता रहता है। वो सईद अहमद के साथ वहां से एक एयर कंडीशन कार में बैठकर रवाना हुई। उस कार के आगे पीछे मुसल्लह जवानों की गाड़ियां थी। उसे एक ऐसी इमारत में पहुंचाया गया जिसके चारों तरफ फौजियों का सख्त पहरा था। वो उस वक्त शलवार कमीज में मलबूस थी। सीनियर सर पर दुपट्टा रखा हुआ था। सायरा बानो से उर्दू जुबान सिखाने के साथ साथ पाकिस्तानी लिबास पहनना भी सिखा रही थी। इस वक्त वो इस लिबास में एक निहायत ही हसीन और पुरकशिश दोशीज़ा लग रही थी। कुदरती तौर पर जिस्मानी वर्जिश होती रहती थी। नतीजे के तौर पर उसका जिस्म सेहतमंद और बहुत ही पुरकशिश रहता था। उसके चेहरे पर शौकी और संजीदगी का इम्तिजाज था। जब वो संजीदा होती तो देखने वालों को एक नामालूम से खतरे का एहसास होता। जब वो मुस्कुराती तो छुपे हुए जज्बे आंखें खोल देते। उसकी आंखें रोशन और चमकीली थीं। आंखें जहानत की आयनादार होती हैं। दुनिया जहान का तजुर्बा रखने वाले लोग जब सोनिया की आंखों को देखते तो पहली मुलाकात में उसकी जहानत का एतराफ कर लेते थे। उसका इंतजार करने वाले तमाम आला अफसरान उसे देखकर कुछ देर तक बिल्कुल गुमसुम बैठे रहे। उनका ख्याल था कि सोनिया कोई उधेड़ उम्र की मादाम होगी, या अगर जवान भी होगी तो उसके चेहरे पर सख्ती होगी और जिस्म पहलवानों की तरह भारी भरकम होगा। लेकिन वो एक कद्दावर दोशीज़ा दिखाई दे रही थी। बज़ाहिर ये नहीं मालूम होता था कि वो कोई बेहतरीन फाइटर है, और चेहरे से तो बिल्कुल ही मासूम और मुस्कुराती हुई एक हसीना लग रही थी। सर पर दुपट्टे का आंचल रखा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे अभी इबादत से फारिग होकर अपने बुजुर्गों को सलाम करने आई हो। सईद अहमद ने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, ये मादाम सोनिया है। उसकी आवाज सुनकर सब चौंक गए। यके बाद दीगरे उठकर खड़े हो गए। फिर सोनिया से मुसाफिया करने के लिए आगे बढ़े। एक ने मुसाफिया करते हुए दरियाफ्त किया, मादाम अगर आपके जहन पर गना ना गुजरे तो मैं एक जाती सवाल करना चाहता हूँ, आपकी उम्र क्या होगी? सोनिया ने मुसाफिया करते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं उम्र की उस मंजिल पर हूँ जहां हादसात और तजुर्बे आदमी को चट्टान बना देती हैं। चट्टानों की उम्र जाविदा होती है, उसका कोई हिसाब नहीं होता। एक और ऑफिसर ने मुसाफिया करते हुए कहा, मादाम आपके मुतालिक हमारे इमेज कुछ और था। हम समझ रहे थे कि आप जिस्मानी तौर पर फौलाद होंगी। सोनिया ने उस अफसर से भी मुसाफिया करते हुए कहा, कोई जरूरी है कि फौलाद बना जाए? जब फूल की पत्ती से हीरे का जिगर कट सकता है तो जनाब मुझे फूल ही रहने दे। तमाम अफसरान बारी बारी उससे मुसाफिया करते हुए अपने तौर पर सवालात कर रहे थे और उसकी हाजिर दिमागी से मुतासिर हो रहे थे। फिर वो सब उस कमरे से निकलकर एक बड़े हॉल में आए। वहां बहुत से लोग जिम्नास्टिक के करतब दिखा रहे थे। कहीं बॉक्सिंग और कहीं फ्री स्टाइल का मुजाहरा हो रहा था। सोनिया उन अफसरान के साथ चलते हुए एक दरवाजे के पास आई। एक ऑफिसर ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह दरवाजा एक तवील कॉरिडोर की तरफ खुलता है। उस कॉरिडोर से गुजरकर जब तुम आखिरी सिरे पर पहुंचोगी तो हम वहां तुमसे मुलाकात करेंगे। एक और ऑफिसर ने कहा, लेकिन उस कॉरिडोर के दूसरी तरफ कोई सही सलामत नहीं पहुंच सकता, इसीलिए वहां एक डॉक्टर मरहम पट्टी के लिए मौजूद रहता है। जिसकी हालत ज्यादा खराब होती है उसके लिए एम्बुलेंस तैयार रहती है और उसे फौरन अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है। सईद अहमद ने कहा, मादाम इस शोबे में जो नौजवान खतरनाक किस्म की ट्रेनिंग हासिल करती हैं और बिल आखिर कामयाबी के मरहले तक पहुंचती हैं, उनकी आखिरी आजमाइश इसी तरह होती है। इस कॉरिडोर में 5 नाकाबिले शिकस्त अफराद से सामना होता है। जब आप कॉरिडोर में दाखिल होंगी तो सबसे पहले एक बंद आहनी जाली का दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे के पीछे एक शख्स खड़ा होगा। वो आपसे बातें करेगा और आप उससे बातें करेंगी। वो बातों ही बातों में उस आहनी दरवाजे को खोलने का तरीका बताएगा। अगर आप ज़हीन होंगी तो उसकी बातों को पकड़ लेंगी और उस दरवाजे को खुलवा लेंगी। उस दरवाजे से गुजरने के बाद एक बॉक्सर से सामना होगा।
वो आपको नॉकआउट करेगा तो आप एक पॉइंट भी हासिल नहीं कर सकेंगी। अगर आपने बहुत ज्यादा तजुर्बात से काम लेकर 2-4 पॉइंट हासिल कर लिए तो ये बड़ी बात होगी। आज तक रिकॉर्ड यही है कि कोई भी उस बॉक्सर के मुकाबले में 3 पॉइंट से ज्यादा हासिल नहीं कर सका, जबकि पूरे नंबर 10 होते हैं। सोनिया सर झुकाए सुन रही थी। सईद अहमद कह रहे थे, आप इसके बाद मुकाबले के काबिल रहेंगी तो फिर एक कराटे मास्टर से सामना करना होगा, वहां भी 10 पॉइंट हासिल करने होंगे। और वहां का रिकॉर्ड भी यही कि आज तक कोई 5 पॉइंट से ज्यादा हासिल नहीं कर सका। अगर आप उन मुकाबलों के बाद भी अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल रही तो एक खंजर जनी के माहिर से सामना होगा। वहां आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के खंजर मौजूद होंगे, आप उनके जरिए उससे मुकाबला कर सकती हैं। अगर आपके जिस्म पर खंजर का एक जख्म भी नहीं लगेगा तो आपको पूरे 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप जख्मी होने के बावजूद अपने मुकाबिल को एक जख्म भी लगाएंगी तो आपको 5 पॉइंट हासिल हो जाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही मक्कार शख्स से सामना होगा। वो कॉरिडोर के आखिरी दरवाजे के पास खड़ा होगा और आपको किसी तरह भी दरवाजा खोलकर बाहर नहीं जाने देगा। अभी आपकी जहानत या मक्कारी पर मुनहसिर है कि वो दरवाजा किस तरह खोलकर बाहर निकलेंगी। यानी इन 5 मुकाबलों में पहली बार आपको जहानत से इस आनी दरवाजे को खुलवाना है और आखिरी बार अपनी मक्कारी से उस मक्कार को शिकस्त देकर दरवाजे से बाहर निकलना है। उन दोनों के दरमियान जिस्मानी मुकाबले का मुजाहरा करना है और अपने आप को कामयाब साबित करना है। एक ऑफिसर ने कहा, और ये तो हम कह चुके हैं कि इस कॉरिडोर से गुजरकर आखिरी दरवाजे के बाहर आने वाले का अंजाम क्या होता है। उसके लिए हमेशा एक एम्बुलेंस तैयार रहती है। अगर कोई बहुत ज्यादा कामयाब रहा तब भी वो जख्मों से इस कदर चूर होता है कि उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत होती है। इसके लिए डॉक्टर मौजूद रहता है। एक और ऑफिसर ने कहा, मादाम सोनिया, हम आपको ये बता दें कि कॉरिडोर में दाखिल होने के बाद आखिरी दरवाजे के पास जो शख्स खड़ा होगा सिर्फ वही आपसे बातें करेगा। आप शायद फराज साहब की मदद से उसके दिमाग में पहुंचकर उस दरवाजे को खोलने का तरीका मालूम कर लेंगी, लेकिन उसके बाद बाकी जो 4 होंगे वो गूंगे और बहरे बने रहेंगे। आप फराज साहब के जरिए भी उन्हें जेर नहीं कर सकेंगी। आपको तन्हा उनसे मुकाबला करना होगा। सोनिया उन तमाम अफसरान की बातों के दौरान बड़ी तेजी से और तवज्जो से सोचती जा रही थी कि उसे किस तरह उस कॉरिडोर को पार करना चाहिए। उसने पूछा कि इस कॉरिडोर को पार करने के लिए उन लोगों से मुकाबला करना जरूरी है। जरूरी है। अगर आप मुकाबला नहीं करेंगी तो वो आपको कॉरिडोर से गुजरने नहीं देंगे। आप गुजरना चाहेंगी तो आपकी पिटाई करेंगे। आपको उस वक्त तक आखिरी दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक आप जख्मों से चूर नहीं हो जाएंगी। सोनिया ने पूछा, आखिर इस मुकाबले या आजमाइश का मकसद क्या है? एक ऑफिसर ने जवाब दिया, हम अपने जवानों की जहानत और हौसले को आजमाती हैं। देखते हैं कि वो मुसीबतों से गुजरने के दौरान किस तरह पायदारी से खड़े रहती हैं, किस तरह जख्मों की ताब लाते हैं और किस तरह जहानत और मक्कारी से किसी भी मुसीबत को टाल सकते हैं। जहां तक आपका ताल्लुक है, आपकी ज़ाहिरी हालत, हुलिया और ये लिबास देखकर यकीन नहीं आता कि आप ही सोनिया है। वैसे सोने को सोना समझने के लिए किसी से पूछना क्या जरूरी है, जबकि उसे परखने के लिए उसकी एक कसौटी मखसूस होती है। इसी तरह दलेरी, जहानत और मक्कारी को परखने के लिए भी मखसूस तरीकाकार होता है। अगर आप मादाम सोनिया है तो आपको ऐसी किसी आजमाइश से गुजरने से इनकार नहीं करना चाहिए। मैं इनकार नहीं कर रही हूं। मैं ये वाजे कर दूं कि किसी भी आजमाइश से गुजरते वक्त मैं फरहाद की टेलीपैथी का सहारा नहीं लेती। अपनी जहानत और दलेरी का मुजाहरा करूंगी, लेकिन ऐसे वक्त मेरे गले में एक तावीज होता है। वो तावीज मैं अपने घर में भूल आई हूं। तावीज। तमाम अफसरान ने उसे हैरानी और बेयकीनी से देखा। वो बोली, जी हां, आप मुझे ज़ईफुल एतकाद समझ लें, लेकिन मैं इस तावीज पर भरोसा करती हूं। एक बुजुर्ग ने मुझे वो तावीज लिख कर दिया था। बहरहाल वो मुझे जुबानी याद है। अगर कहीं से कागज कलम मिल जाए तो मैं उसे कागज पर लिखकर अपने पास रख लूंगी और इस कॉरिडोर से गुजर जाऊंगी। एक ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, आप मजाक कर रही हैं। बाखुदा मैं मजाक नहीं कर रही हूं। एक कागज और कलम मुहैया कर देने में आप लोगों को क्या जहमत होगी, प्लीज। उसके इल्तिजा करने के बाद एक कागज और कलम पेश किया गया। वो उनसे जरा दूर चली गई और उस कागज पर कुछ लिखने लगी। कुछ अफसर उसे नागवारी से देख रहे थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि फराद अली तैमूर के साथ रहने वाली ये औरत एक तावीज पर भरोसा करती होगी, अपनी जहानत और सलाहियतों को पसे पुश्त डाल देती होगी। कुछ ऑफिसर बेचैनी से उसकी तरफ देख रहे थे और ये मालूम करना चाहते थे कि वो कागज पर किस किस्म का तावीज लिख रही है। सईद अहमद ने आवाज दी, मादाम, क्या हम देख सकते हैं कि आप क्या लिख रही हैं? उस वक्त तक सोनिया लिख चुकी थी।
उसने कागज को तय करते हुए कहा, 100 सॉरी। ये मेरे एक बुजुर्ग की हदायत है कि मैं ये अमल किसी को ना बताऊं। क्या थोड़ा सा धागा मिल सकता है? उसके लिए धागा मुहैया किया गया। उसने उस तय किए हुए कागज को तावीज की सूरत में अच्छी तरह बांध दिया। फिर उसे अपने गले में पहनकर उस बंधे हुए कागज को अपने गिरेबान के पीछे छुपा लिया। इसके बाद बोली, चलिए मैं दरवाजे को खोलकर कॉरिडोर में जाऊंगी। दरवाजे के पास खड़े हुए एक शख्स ने बड़े अदब से कहा, मादाम, यह दरवाजा ऐसे नहीं खोलेगा। ये देखिए, यहाँ दरवाजा खोलने का हैंडल नहीं है, सिर्फ एक बटन है और बटन के ऊपर इस खाने में 0 नजर आ रहा है। आप इस बटन पर उंगली रखेंगी तो 1 से लेकर 10 तक नंबर तब्दील हो जाएंगे और इस तेजी से तब्दील होते रहेंगे कि उन्हें जुबान से नहीं बल्कि सोच की रफ्तार से गिना जा सकता है। आप आजमाइश के तौर पर बटन को एक बार ऑन करके देख लें। सोनिया ने उसकी हदायत के मुताबिक बटन पर उंगली रखी तो 0 का नंबर तब्दील हो गया और 1 से लेकर 10 तक इतनी तेजी से नंबर तब्दील होने लगे कि वाकई जुबान से गिनना दुश्वार था। दूसरी बार सोनिया ने फिर उस बटन को दबाया और सोच की रफ्तार से गिनने लगी। इस बार मैंने उसका साथ दिया। 10 तक गिनती मुकम्मल हो गई, फिर 0 आकर ठहर गया। दरवाजे पर खड़े हुए शख्स ने कहा, देखिए, जब तेजी से नंबर तब्दील होते हुए 7 तक पहुंचे तो ठीक 7 पर आप दोबारा इस बटन पर उंगली रखेंगी, यह दरवाजा खुल जाएगा। अगर 7 से पहले रखेंगी या 7 के बाद रखेंगी तो दरवाजा कभी नहीं खुल सकेगा। एक ऑफिसर ने कहा, जो लोग मुकाबले के लिए इस दरवाजे पर आते हैं तो सबसे पहले हम यही आजमाते हैं कि उसका दिमाग कितनी तेजी से सोचता है और कितनी तेजी से अमल करता है। मुकाबले में शरीक होने वाले कितने ही लोग इस पहले मरहले में ही नाकाम हो जाती हैं। आज आपकी बारी है, शुरू करें। सोनिया ने एक बार फिर उस बटन पर उंगली रखी और सोच की रफ्तार के साथ उसे गिन लिया कि कितनी रफ्तार के बाद 7वां नंबर आता है। दूसरी बार उसने आंखें बंद की, फिर बटन पर उंगली रखकर उसे दबाया। अब देखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सोच की रफ्तार पर और सोच की उस मुद्दत पर ध्यान रखना था। जिस मुद्दत में 7वां नंबर आ जाता था, उसने ठीक उसी रफ्तार उसी मुद्दत के मुताबिक बटन पर उंगली रखकर दबा दी। उसके कानों में एक खटाक की आवाज आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो दरवाजा खुल चुका था। सईद अहमद उसकी तारीफें कर रहे थे। वो मुस्कुराते हुए कॉरिडोर में दाखिल हुई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने पलट कर देखा, बाहर खड़े हुए अफसरान नजर नहीं आ रहे थे। उसके सामने एक तवील कॉरिडोर दूर तक नजर आ रहा था। बहुत दूर आखिरी दरवाजा था और उस आखिरी दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसे 5 अफराद नजर आ रहे थे।